RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में दोस्तों जो मैंने बताया था आपको, ईरानी भाग मैंने बता दिया था, आज यूनानी देखेंगे। आइए देख लेते हैं। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण मित्रों, मैंने आपसे कहा था एक ईरानी है, ईरानियों ने आक्रमण किया था, ये मैंने आपको एक भाग में बता दिया। दूसरा यूनानी। यूनानी आज हम दोस्तों देखेंगे यूनानी, और यूनानी में विशेष जो हम पढ़ेंगे वो सिकंदर है। क्या पढ़ेंगे? सिकंदर महान। देखेंगे सिकंदर का जन्म कैसे हुआ, सिकंदर महान कैसे कहलाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे कहलाया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मित्रों। आइए देखते हैं। सिकंदर की यदि हम बात करें तो इसका सबसे पहले देखते हैं जन्म। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, बेसिक जो जानकारी है उनको हम देख लेते हैं। सिकंदर का जन्म मित्रों कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। 356 बीसी में हुआ था। अब सवाल ये है कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बेलोमरेनस में। कहाँ हुआ था? बेलोमरेनस में हुआ था। अब बेलोमरेनस में कहाँ हुआ था, तो एक स्थान है, इसको स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और किस नाम से जाना जाता है देख लीजिए। या पेला नामक स्थान है, वहाँ पर बेलोमरेनस या पेला में सिकंदर का 356 बीसी में जन्म हुआ था। मित्रों बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय इसके पिता का नाम था। एक ये पॉइंट है। फिलिप द्वितीय। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। माता का नाम क्या था? ओलंपिया। माता का नाम ओलंपिया था। आप नोट कर लेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाला हूँ। माता का नाम दोस्तों ओलंपिया था। गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु या अरस्तु भी हम कह सकते हैं। इनके पिता गुरु का नाम अरस्तु या अरस्तु था मित्रों। और इसमें माता का हो गया। शासक का बना, ये 20 वर्ष की अल्पायु में शासक का बना। शासक। अब 56 में इसका जन्म होता है। अब 56 में 20 वर्ष की आयु में तो 36 हो जाएगा। हाँ 36 में 336 बीसी में शासक बना। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। 336 बीसी में सिकंदर शासक बना। एक ये पॉइंट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। भारत आक्रमण कब हुआ? भारत आक्रमण ये पूछा जाता है कब हुआ, तो 26 10 घटा देंगे 326 बीसी। 326 बीसी पर ये आक्रमण करता है भारत पर। एक पॉइंट दोस्तों नोट कर लेंगे। अब इसकी मृत्यु कब होती है, ये भी एक पॉइंट नोट करना है। सिकंदर की मृत्यु कब होती है, तो 323 बीसी। 323 बीसी में इसकी मृत्यु होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, अब इस पर चर्चा हम बात करते हैं। कहाँ पर होती है, तो अफगानिस्तान रेगिस्तान में होती है, बेबीलोन में होती है। तो इस पर चर्चा भी हम करेंगे। बेबीलोन लिखे दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। इसकी मृत्यु बेबीलोन में होती है। बेबीलोन में होती है, इसकी मृत्यु बेबीलोन में होती है। एक ये पॉइंट मित्रों आप नोट कर लेंगे। तो ये थी सिकंदर की बेसिक जानकारी। तो मैं इसको यहीं पर लिखा रहने दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक ये जानकारी है मित्रों यूनानी। चलिए यहाँ इसको मिटा करके हम सिकंदर की बात करेंगे। सिकंदर महान। आइए मित्रों बात करते हैं। सिकंदर
महान, सिकंदर महान नाम कैसे पड़ा, मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। इसका और नाम क्या था, इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ। तो बात करें तो सिकंदर है ये मैसेडोनिया का रहने वाला है। मैसेडोनिया या मैसेडोनिया यदि ना विकल्प में मिले, आपको मकदूनिया मिल जाए तो मकदूनिया लगा देना। मकदूनिया ये ग्रीक शासक था, ग्रीक शासक। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मैसेडोनिया या मकदूनिया ये ग्रीक शासक था। अब ये किसका पुत्र था, तो फिलिप द्वितीय का, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इनकी पत्नी थी ओलंपिया इनकी पत्नी थी। इसी से इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 356 बीसी में सिकंदर का जन्म। एक ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इसका जन्म हुआ था, सिकंदर का जन्म 326 ईस्वी में। अब देखिए फिर इसकी शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है। जो इसके गुरु होते हैं अरस्तु ये इसके गुरु होते हैं। मेरे साथ मित्रों नोट करते रहेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट हैं, नोट करते रहेंगे। अब देखिए मित्रों, ये भी सिकंदर है। कुछ समय बाद मैं भी चर्चा करूंगा। कुछ समय बाद जब ये अरावेला में दारा थर्ड को हराता है, अरावेला में, अरावेला ये बताऊंगा अभी कहाँ पड़ता है। जब ये अरावेला दारा थर्ड को हराता है, तब ये अलेक्जेंडर से द अलेक्जेंडर कहलाता है। द अलेक्जेंडर था सिकंदर महान कहलाता है। जब ये अलेक्जेंडर को जब ये दारा थर्ड को हरा देता है, तो जितना भी इसका साम्राज्य हरा देता है, तो इसके जितने भी साम्राज्य के लोग होते हैं और वो इसके वाहवाही करते हैं और उसके चरणों में गिर जाते हैं, इसको महान की उपाधि देते हैं। क्यों? क्योंकि सिकंदर के साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था दारा का साम्राज्य। इतने बड़े साम्राज्य को जिसको अभी तक कोई हरा नहीं पाया, और एक 20 वर्षीय लड़का हरा देता है, और वहीं से इसको महान की उपाधि मिल जाती है। मित्रों मैं इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको मेरे साथ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इस पर फिर मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ मित्रों। आइए चलिए मित्रों देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये स्थान है, विश्व का नक्शा यदि आपके पास हो तो आप उस नक्शे को नोट कर लीजिए। मित्रों इस स्थान पर, यहाँ पर आपका मकदूनिया पड़ता है। मकदूनिया, यहाँ पर आपका मकदूनिया पड़ता है, और इस साइड में यहाँ पर आप एशिया माइनर है। एशिया माइनर है, यहाँ पर एशिया माइनर है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो बैक्टीरिया है, यहीं से सिकंदर भारत की ओर चलता है, ये बैक्टीरिया है। फिर और आगे देखेंगे, थोड़ा यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये अफ़गानिस्तान है। अब इसके बाद यदि हम चर्चा करें ऊपर,
तो इस वाले साइड में यहाँ पर फारस है, फारस है, ये आपका इस साइड में हम फारस देखेंगे। ईरानी साम्राज्य है यहीं पड़ोस में, ईरानी साम्राज्य है, ईरानी साम्राज्य, ये ईरानी साम्राज्य है। और ये हिस्सा ये भारत है, ये तो आप जानते ही हैं, ये अपना भारत है, प्यारा सा भारत है। इस पर चर्चा करेंगे मित्रों। फारस हो गया, भारत हो गया, और पश्चिमी भाग है भारत का, ये पश्चिमी भाग पर आता है। अब देखिए मित्रों, यदि चर्चा करूं तो मकदूनिया से ये क्या करता है, अरावेला, यहाँ पर एक स्थान है अरावेला, 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 यहाँ पर एक स्थान है अरावेला। मित्रों अरावेला यहाँ का शासक जो है वो दारा थर्ड है, यहाँ का जो शासक है वो दारा थर्ड है। अब जो सिकंदर महान है ये अपने पिता से विश्व जीतने की इच्छा जो सीखते हैं, जानकारी लेते हैं या प्रेरित होते हैं अपने पिता से कि हमें पूरा विश्व जीतना है, पूरी दुनिया जीतनी है, जहाँ जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वो सब इनको जीतना है। ये बात अपने पिता से सीखते हैं। इसके बाद क्या, मकदूनिया, एशिया, ये इनके कब्जे में पहले से होता है। मकदूनिया साम्राज्य यहाँ पर पहले से ही है, पूरा ये पूरा इस कब्जे में है। फिर क्या करते हैं, फिर ये फारस पहुँचेंगे, यहाँ पर ये कब्जे में करेगा। फिर ईरानी साम्राज्य भी कब्जे में कैसे आता है, यहाँ पर एक स्थान है अरावेला, अरावेला के युद्ध में ये दारा थर्ड को हरा देता है। जो दारा थर्ड का आपका सिकंदर के साम्राज्य से मतलब ईरानी सिकंदर है, तो इसका जो आपका ईरानी और सिकंदर यूनानी है, तो यूनानी साम्राज्य से अरावेला का साम्राज्य 40 गुना बड़ा था, 40 गुना बड़ा था। तो दारा को बहुत बड़ा राजा माना जाता था। जब ये बड़ा था तो सिकंदर ने क्या किया कि अरावेला को हरा दिया। जब अरावेला को हरा दिया तो पूरा साम्राज्य सिकंदर के चरणों में गिर गया और इसका दास बन गया। फिर ये वापस आता है बैक्ट्रिया को जीत लेता है। बैक्ट्रिया के बाद फिर ये कूच करता है भारत की तरफ। जब भारत की तरफ कूच करेगा तो ये अफ़गानिस्तान में कब्जा करेगा। अफ़गानिस्तान से फिर ये भारत की तरफ चलता है। जब भारत की तरफ चलता है तो यहाँ पर एक तक्षशिला है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में मित्रों तक्षशिला है। तक्षशिला का जो शासक है वो आंभी है। तक्षशिला का जो शासक है वो आंभी है। इसकी निकटवर्ती जो शासक है पोरस नरेश पोरस से इसकी दुश्मनी होती है। ठीक पड़ोस में कुछ साम्राज्य हैं, उनकी दुश्मनी शशिगुप्त से भी होती है, और कैकया नरेश पोरस से भी होती है। जब सिकंदर यहाँ पर आता है तो भारत, जो आज वर्तमान में भारत है, उससे वर्तमान में पाकिस्तान भी है। तो आज यदि कहें तो भारत पहुँचने से पहले, तब कहें तो भारत में जब पहुँचता है तो वहाँ पर आंधी मिलते हैं अपने दूत मंडल के साथ। जब आंधी मिलते हैं तो सिकंदर को आश्वासन देते हैं कि आप भारत पर कब्जा आक्रमण करो और हम आपका साथ देते हैं। इससे सिकंदर का मनोबल और तेज हो जाता है। सिकंदर देखता है कि यहाँ के छोटे छोटे राज्य, बड़े बड़े राज्य अपनी सीमा विस्तार करने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं, उत्तराधिकार के लिए लड़े जा रहे हैं, और बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखता है सिकंदर। इसका फ़ायदा उठाने के लिए सिकंदर भारत की तरफ कूच करता है। जब भारत की तरफ कूच करेगा तो ये इसकी जो सेना होती है मित्रों, सेना होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। ये सेना है, दो भागों में बटेगी। एक तरफ स्वयं सिकंदर चलता है और इधर दो सेनापति अपने भेज देता है। एक तरफ स्वयं सिकंदर निकलेगा और दूसरी तरफ दो सेनापति देगा। हेपेस्तियान, एक का नाम है हेपेस्तियान, ये मित्रों सेनापति है। हेपेस्तियान और पेडियस ये पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं, इन दो नाम बहुत बार पूछे गए हैं कि सिकंदर जब भारत आया था उसके दो सेनापति थे जिन्होंने भारत पर अभियान चलाया, तो वो सेनापति कौन थे? तो हेपेस्तियान और पेडियस। अभी दो और मैं सेनापतियों का नाम बताऊंगा जब ये वापस जाएंगे।
तो इनसे कहता है कि आप नदी के सहारे सहारे पहाड़ियों से ऊपर के भारत में घुसो। ये क्या करता है सिकंदर, ये नदी के दाएं हिस्से में चलता है, ये बाएं हिस्से में जाते हैं। और जब होता क्या है तो सिकंदर से एक जनजाति मिलती है, कौन? अस्पेनियस एक जनजाति है जिससे सिकंदर का प्रथम युद्ध होता है। ये प्रश्न बहुत पूछा गया कि भारत में जब सिकंदर प्रवेश करता है तो उसका किस जनजाति से युद्ध हुआ, तो अस्पेनियस जनजाति से युद्ध हुआ। लेकिन साथ में एक और जनजाति से मिल जाती है, एक और जनजाति मिलती है, नीसा जनजाति। क्या नाम है? नीसा। नोट कर लेंगे मित्रों, नीसा जनजाति इसको मिलती है। वो अपने आप को, नीसा जनजाति अपने आप को यूनानियों का वंशज बताती है, यूनानियों का वंशज बताती है। अच्छा, सिकंदर भी यूनानी था, इधर यूनानियों का वंशज बताती है। तो ऐसी स्थिति में ये नीसा जनजाति समर्पण कर देती, युद्ध नहीं करती है। उधर हेफेस्टियन और पेडियस ये जब पहुंचते हैं तो जितने भी छोटे छोटे राजा होते हैं वहाँ पर युद्ध करके उस साम्राज्य को मिला लेते हैं। इस तरीके से भारत में ये प्रवेश करते हैं। तो जब इनका पहला युद्ध होगा इन दो सेनापतियों का, तो पुष्कलावती नामक स्थान पर जस्टिन नामक शासक से इनका युद्ध होता है। कहाँ से? अष्टक कह सकते हैं, अष्टक में तो सॉरी अष्टक नामक शासक से इनका युद्ध होता है। किसका? हेफेस्टियन और पेडियस का पुष्कलावती में अष्टक शासक से इनका युद्ध होता है। तो आप याद रखेंगे सिकंदर जब भारत में प्रवेश करता है तो यूनानियों से पहला इनका युद्ध होता है और इनके सेनापतियों का पुष्कलावती अष्टक से इनका युद्ध होता है, जिसमें अष्टक हार जाता है और मारा जाता है। ये पश्चिमी गंधार में है, ये पश्चिमी गंधार में है। मैं 16 महाजनपदों को पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ से इनको नोट कर लेंगे। तो मित्रों अब क्या होता है, अब मैं ये बता चुका हूँ, इतना आपने नोट कर लिया। तो इसके बारे में फिर एक प्रकार डालते हैं अरावेला। 331 BC में सिकंदर मित्रों दिख रहा होगा वहाँ से, सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में युद्ध होता है। 331 BC में सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में जब युद्ध होता है, तो यहाँ पर दारा थर्ड हार जाता है, जिसका साम्राज्य 40 गुना है, और सिकंदर जीत जाता है। तब इसका नाम पड़ता है द अलेक्जेंडर, या अलेक्जेंडर महान या सिकंदर महान। ये इसका युद्ध होता है। फिर क्या होता है, जब जीतने के बाद बैक्ट्रिया पहुँचता है, तो जब बैक्ट्रिया पहुँचेगा तो 326 BC में ये बल्ख या बैक्टीरिया, इसको बल्ख भी बोलते हैं, बल्ख या बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, वहाँ पर भी ये जीत जाता है। फिर यहाँ से थोड़ा चलता है अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान हिंदुकुश पर्वत पर पहुँचता है, हिंदुकुश पर्वत पहुँचता है अफ़गानिस्तान। जब पर्वत पहुँचेगा तब यहीं पर तक्षशिला के शासक कौन है? आंभी ये इससे जाके हिंदुकुश पर्वत पर मिलते हैं और आश्वासन देते हैं कि आप युद्ध करो, हम आपके साथ में हैं। साथ में इनकी दोस्ती शशिगुप्त से होती है, वो भी इनसे मिल जाता है सिकंदर से, और शशिगुप्त अब तक्षशिला शासक आंभी एक हो जाते हैं और इधर इसकी मदद करते हैं। किसकी? सिकंदर की। पोरस है ककैया नरेश पोरस, यहीं पर साम्राज्य है। ये इनसे लोहा लेता है। मैं इन पर चर्चा करूंगा। पोरस या पुरु का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जिसको बितस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों आप सुन लीजिए, 1-2 बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए
चलो मित्रों, आप समझ लीजिए कि भारत है, मुझे नक्शा बनाना नहीं आता है। चलिए देखिए, अब क्या होता है, यह एक नदी है, सिंधु नदी। ये क्रम आप देख लीजिए, बहुत पूछा जाता है बहुत बार। सिंधु नदी है, उसके बाद यहीं पर है झेलम नदी, यहाँ से इसका उद्गम है, ये झेलम नदी, झेलम नदी है। फिर आगे हम यदि चर्चा करें तो यहीं पर इस तरीके से चिनाब नदी है, चिनाब नदी है, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। फिर यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, ये रावी नदी है, रावी नदी है। रावी नदी के बाद फिर यहाँ से ये व्यास नदी है, यहाँ सरस्वती पड़ती है। और फिर और एक नदी है यहाँ सतलज नदी है। ये कौन है? सतलज नदी, सतलज नदी है। और ये पूरा यहाँ पर नंद वंश है, नंद वंश है ये। अब देखिए मित्रों, ये दो नदियाँ सिंधु और सतलज, ये चीन में है, उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चलिए अब देखिए मित्रों, क्या होता है जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा होता है। सिकंदर जब आ रहा होता है तो यहीं तक्षशिला, सिंधु नदी के तट पर तक्षशिला पड़ता है, तक्षशिला पड़ता है। तो तक्षशिला के जो शासक हैं, तक्षशिला, वो जाके सिकंदर से मिल लेते हैं, सिकंदर से मिल जाएंगे। ये भारत का इसका नाम है आंभी, आंभी। ये भारत का प्रथम गद्दार लिखित रूप से है। यहीं से ये साक्ष्य मिला है कि लिखित रूप में यदि कोई गद्दार है भारत का तो आंभी है। इसका एक दोस्त होता है शशिगुप्त, शशिगुप्त इसका एक दोस्त है। ये दोनों सिकंदर से मिल जाते हैं। फिर यदि हम बात करें तो झेलम के नीचे, यहाँ पर तट पर झेलम के नीचे एक साम्राज्य है ककैया, कया नरेश, पोरस का साम्राज्य है, पोरस का, यहीं पर पोरस का साम्राज्य है, क्या नरेश पोरस का साम्राज्य है। अब देखिए मित्रों, दो मैं बता चुका हूँ पहले, यहाँ पर पोरस का साम्राज्य है। और मित्रों मैं बताऊँ कि इतने यहाँ से यहाँ तक सिकंदर रहता है और यहाँ पर वो पूरे 19 महीने बिताता है, 19 माह भारत में रहता है। एक पॉइंट कई बार पूछा गया है। अब ये जो घटना है ये कब की है? 326 BC की है, 326 BC की है। अब 326 BC में इस नदी को, झेलम को, और किस नाम से जानते हैं? तो बितस्ता या झेलम, या यूनानी में हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। कैसे होता है? अब देखिए, जैसे ही ये तक्षशिला और शशिगुप्त ये दोनों समर्पण कर देते हैं तो इसका भव्य युद्ध, भव्य स्वागत होता है राजधानी में, किसका? सिकंदर का। और फिर जितने छोटे छोटे राज्य होते हैं वो सिकंदर की शरण में आ जाते हैं। मित्रों, जैसे ही सिकंदर भारत में प्रवेश करेगा, तो भारत में जब तक्षशिला में प्रवेश करेगा तो इसकी राजधानी में जितने छोटे छोटे राजा होंगे वो सारे राजा आ जाएंगे और समर्पण कर देंगे। बहुत सारी बहुमूल्य भेंट, हाथी, घोड़े, ये सब सिकंदर को देते हैं। उसका अच्छा स्वागत शशिगुप्त और आंभी मिलके करते हैं। इधर आंभी के शासक, तक्षशिला के शासक आंभी की और ककैया नरेश पोरस की आपस में दुश्मनी होती है। तो ये क्या करते हैं, एक प्रस्ताव भिजवाता है सिकंदर, कहाँ पर? पोरस के वहाँ, और कहता है कि आप समर्पण कर दो। तो या फिर नीचा दिखाने का प्रयास करवाता है आंभी, क्योंकि वो कह चुका होता है कि आपको आंभी पर आक्रमण करना है। उधर जो पोरस, वो कहता है कि हम यूनानी नरेश या सिकंदर महान या इस महान विजेता से मुलाकात रणक्षेत्र में करेंगे। अब जब रणक्षेत्र की बात करता है तो उधर होता क्या, ये सिकंदर के लिए खुला चैलेंज होता है कि मुझे युद्ध में ललकारा गया है। ठीक है, झेलम नदी के
एक दायां तट में आपका पोरस, बाएं तट में सिकंदर, ये डट जाते हैं, ये खड़े हो जाते हैं। ये आपकी झेलम नदी है, तो यहाँ पर सिकंदर है और इस साइड में पोरस है। जब ये खड़े हो जाएंगे तो उसी दिन कसके बरसात होने लगती है। जब कसके बरसात होने लगती है तो उस समय क्या होता है कि सिकंदर की सेना और पोरस की सेना इस क्षण की प्रतीक्षा में होती, कब बारिश थमे और किस तरीके से हम आक्रमण करें या युद्ध करें। लेकिन जब कसके रात में बारिश होती है तो सिकंदर चालाकी दिखाता है और नदी अपने सैनिकों द्वारा पार करवा देता है। जब पार करवा देता है तो सिकंदर का इधर अभियान जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही यहाँ पोरस का, इसका एक पुत्र होता है, 2000 सैनिकों के साथ जाता है और उसको सिकंदर मार देता है। जब मार देता है तब ये बात पहुँचती है पोरस तक। पोरस आग बबूला हो जाते हैं और वो जाके रण क्षेत्र में उनसे मुलाकात करते हैं। इधर पोरस के पास सेना थी लेकिन क्रमबद्ध रूप से सेना नहीं थी। बहुत बड़े बड़े हाथी थे, तलवार थे, सब कुछ था। लेकिन सिकंदर महान के पास घुड़सवार घोड़े ज़्यादा थे। सिकंदर के पास हाथी थे, घोड़ा थे, पैदल सेना थी, हर तरीके की सेना थी। लेकिन यहाँ पर घोड़ों का थोड़ा अभाव था, हाथी ज़्यादा थे। तो हाथी उन तेज़ तर्रार घोड़ों के आगे टिक नहीं पा रहे थे पोरस के। ठीक है भाई। उधर इतनी बारिश हो रही थी कि धनुष को ज़मीन में गाड़ पाना मुश्किल हो रहा था। खूब कस के भयानक युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। तब तक क्या होता है कि सिकंदर की सेना तो आप जानते ही हैं कि चालाकी से उतर आई थी और इधर जो युद्ध रहा वो सिकंदर के हाथ में रहता है, पोरस के हाथ में से युद्ध नहीं रहता है। तब क्या करता है, यहाँ पर आक्रमण कर देता है और इधर पोरस की जो सेना है वो तितर बितर होने लगती है। बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, हार जाते हैं। अब सिकंदर बहुत बहादुर से लड़ता है, पोरस भी दूनी बहादुर से लड़ता है। 6 फीट का लंबा व्यक्ति और मजबूत बाहों वाला व्यक्ति खूब कस के ये भी युद्ध करता है। अब होता क्या है कि जब सारे अवसर जीतने के समाप्त हो जाते हैं तब पोरस अपना हाथी रणक्षेत्र से वापस कर लेता है। जब वापस कर लेगा तो उसी दौरान, मित्रों लाइट जला लूँ, मैं फिर बात करता हूँ। हाँ मित्रों, तो मैं कह रहा था कि जैसे ही पोरस अपना घोड़ा पीछे मोड़ता है, हाथी मोड़ता है, वैसे ही उसके पीछे पीछे सिकंदर की तरफ से तक्षशिला शासक आम्बी पीछे पीछे जाता है। जब पीछे पीछे जाएगा और समझौता करने के लिए कहेगा तब वैसे उसको देखते ही पोरस को गुस्सा आ जाता है, उसकी बाजुएं भड़कने लगती हैं। अब वो भाला उठाता है और इस तरीके से मारने का प्रयास करता है। इस दृश्य को एक सिक्के के रूप में यूनान में दर्शाया गया है कि इस तरीके से सिक्का है जिस पर आगे आगे हाथी जा रहा है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है अर्थात पोरस बैठा हुआ है, पीछे पीछे दौड़ते हुए घुड़सवार जा रहा है अर्थात आमी दौड़ रहा है और यहाँ पर एक फ़ोटो छपी हुई है जो कि देवता के रूप में, विजेता के रूप में है, सिकंदर महान की फ़ोटो छपी हुई है। फिर क्या होता है, जैसे भाला फेंक के मारता है पोरस, जैसे भाला फेंकेगा तो आमी बच जाता है, उसका सौभाग्य है, तो वो वापस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, फिर दूसरा दूत मंडल भेजता है सिकंदर। तो दूसरा जब मंडल भेजेगा तब समझौता करने के लिए कहेगा, किससे, पोरस से। जब समझौता करने के लिए जब कहेगा तो उसका एक मित्र साथ में होता है, मेरुस जिसका नाम है। पोरस का मित्र होता है, पोरस का मित्र मेरुस। हाँ, पोरस का मित्र मेरुस। जैसे ही मेरुस वहाँ पहुँचेगा, समझाएगा कि आप समझौता कर लीजिए, इससे हो सकता है कि आपकी जनता की जान बच जाए, बहुत लोग निर्दोष ना मारे जाएं। तो इन मेरुस की बात पोरस मान जाता है और सिकंदर के सामने जंजीरों से बांध करके ले जाया जाता है। सिकंदर बहुत लंबा चौड़ा ताकतवर व्यक्ति है, उसको इस तरीके से बांधा जाता है, ले जाया जाता है। और उधर सीना चौड़ा किए हुए, हुंकार भरते हुए पोरस खड़ा है। सिकंदर भी आता है, बढ़िया आराम से खड़ा हो जाएगा। वो उनसे पूछेगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। पोरस बोलते हैं कि एक राजा जो एक राजा के साथ करता है वही करिए, एक वीर जो दूसरे वीर के साथ करता है वही करिए। इस बात से सिकंदर खुश हो जाता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरीके से पोरस हार कर भी जीत गया। और पोरस के जितना साम्राज्य था उससे कई गुना उसका साम्राज्य और विस्तार करने में सिकंदर मदद करता है। जितने लोग
मारे गए थे युद्ध में, उनका अंत्येष्टि संस्कार बहुत अच्छे तरीके से होता है। इस तरीके से यह युद्ध इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया और मशहूर है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है मित्रों। अब देखिए इस युद्ध के बाद आगे सिकंदर बढ़ता है। अब तो भैया पोरस भी इनके मित्र हो गए, और जो अन्य इनके गद्दारी जो करे थे जैसे कि आंभी, शशिगुप्त, वो बेचारे शर्मा के रह गए क्योंकि वो जो उनकी मंशा थी वो पूरी नहीं हो पाई। चलिए अब चलता है, ये थोड़ा और आगे पड़ता है। जब भारत है तो वहीं पर जो मैंने कहा था ये जो भारत है, मैंने मिटा दिया, गलती किया। देखिए आपका ये जो भारत है, सॉरी, हाँ, ये जो भारत है तो यहीं पर नदियां हैं, यहीं पर नदियां हैं। कौन कौन है? चिनाब और रावी नदी। ये चिनाब और रावी नदी, यहीं पर कुछ साम्राज्य हैं, गणराज्य हैं, इनकी बात करता हूँ। तो यदि हम बात करें तो यहीं पर एक मालवा है, मालवा। यहीं पर जब मालवा है तो सिकंदर इस पर जब आक्रमण करता है तो मालवा के समय क्या होता है कि सिकंदर बुरी तरीके से घायल हो जाता है, बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जब सिकंदर घायल हो जाएगा तो कहा जाता है कि मरते मरते सिकंदर यहाँ पर बचा था, कि थोड़ा और यदि घायल हो जाता तो सिकंदर मर जाता। सिकंदर को गुस्सा आता है। सिकंदर क्या करेगा? यहाँ पर आदेश देगा, पुरुष, महिला, बच्चे जो भी मिलें उनको एक तरफ से कत्ल कर दो, खून की नदियां बहा दो, काट के बहा दो, ये आदेश देता है। इस तरीके से भयंकर नरसंहार होता है, मालवा में सिकंदर करवाता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। पूछा जा सकता है महिला पुरुष बच्चों को मारने के आदेश सिकंदर ने कहाँ दिए थे? तो मालवा में दिए थे। इसके बाद एक और जगह पहुँचता है, अस्वक। अस्वक, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, मस्सक, मस्सक के नाम से जाना जाता है। एक और नाम से जाना जाता है गढ़राज्य। ये गढ़राज्य, मस्सक गढ़राज्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ के सारे पुरुष जितने भी पुरुष वहाँ रहते हैं सिकंदर से युद्ध करते हैं, सिकंदर से युद्ध करते हैं। अब ये पुरुष जब मारे जाते हैं तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो जितनी भी महिलाएं हैं दोबारा फिर वो लड़ते। सिकंदर पुरुष है, ये हार जाएंगे तो महिलाएं भी यहाँ पर लड़ेंगी। तो महिला पुरुष के लड़ने के साथ ही कहाँ से आपको मिलते हैं? तो ये अस्वक और मस्सक या गढ़राज्य से प्राप्त होती हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। तो पहले पुरुष लड़ेंगे, फिर यहाँ से महिलाएं लड़ेंगी। गांव की महिलाएं, घर घर की महिलाएं लेके हथियार डंडा आ जाती हैं सिकंदर से लड़ने के लिए। एक और है अगस्सुलोई, स्थान है अगस्सुलोई एक स्थान है मित्रों, अगस्सुलोई। यहाँ पर क्या होता है? महिला और पुरुष दोनों लड़ते हैं सिकंदर से। इन दोनों की जब हार होती है तो महिलाएं यहाँ पर जौहर कर लेती हैं, जौहर। तो ये प्रथम ऐसा साक्ष्य है जहाँ से जौहर के साक्ष्य मिले हैं। और ईस्वी में तो कह सकते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय अगस्सुलोई की महिलाओं ने जौहर कर लिया था जब उनके पुरुष मारे जा रहे थे। एक और है पाटन, एक और पढ़ेंगे, पाटन। जो पाटन है ये सिकंदर का प्रथम अभियान है। नोट कर लेंगे मित्रों, पूछा जाएगा। सिकंदर का प्रथम अभियान है, सिकंदर का प्रथम अभियान भारत के अंदर। मुझे बताना चाहिए था ये पहले लेकिन छूट गया, आप याद नोट कर लेंगे। सिकंदर का प्रथम अभियान है पाटल। यहाँ पर ये आक्रमण करता है, ब्यास नदी के तट पर है। कहाँ है? ब्यास नदी के तट पर है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। अब देखिए जब इसके बाद क्या होता है, अब इस तरीके से एक नदी है ब्यास नदी, और यहाँ पर है नंदवंश। अब क्या होता है कि सिकंदर अपनी सेना से बोलता है कि ब्यास नदी पार करो और अब नंदवंश पर आक्रमण करना है। तब क्या होता क्या है, सिकंदर की सेना ब्यास नदी पार करने से मना कर देती है, इनकार कर देती है। क्यों? कुछ कारण इतिहासकारों ने बताए।
कुछ कारण यह है कि सिकंदर की सेना बहुत समय से, मतलब 2-3 सालों से घर छोड़े हो गए थे, बहुत सारे अपंग अपाहिज हो गए थे, बहुत सारे मारे गए थे, बहुत सारों के पास इतनी बीमारियां आ चुकी थी कि वो चलने और असमर्थ थे। एक ही कारण थे जिससे सेना युद्ध करना नहीं चाहती थी। एक और कारण था, कहा जाता है कि यहाँ नंद वंश में चाणक्य उस समय थे। चाणक्य ने एक अफवाह फैलवा दी और आपस में युद्ध करवा दिया। कहा जाता है कि कुछ चूहे थे जिनको पकड़ करके सेना के खाद्यान्न में छोड़ दिया गया और एक अफवाह फैला दी गई कि यहाँ की माता रानी नाराज़ हो गई हैं, जिससे अब सिकंदर की सेना भूखे मरने वाली है, वो अनाज गायब करे दे रही, धीरे धीरे खाए जा रही हैं। तो सेना, सिकंदर की सेना डर गई थी। कहाँ तक सत्य है इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ इतिहास में वर्णन मिलता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि सेना थक चुकी थी, घर से दूर थी, वापस जाना चाहती थी, सेना घायल हो चुकी थी, बीमार हो चुकी थी, अब और युद्ध करना नहीं चाहती थी। या सिकंदर ने बहुत सारा प्रयास किया, आगे बढ़ने के लिए सफल नहीं हुआ। सिकंदर यह सब सोच करके बहुत दुखी हो जाता है। 3 दिन तक वो अपने खेमे से बाहर नहीं निकलता है और शर्म के मारे फिर वो युद्ध करना नहीं चाहता है, वापस चला जाता है। वापस जाता है तो शशिगुप्त है और आपके शशिगुप्त हो गए, इधर संजय हो जाएंगे सेना में, और आपके इधर पोरस हो जाएंगे, और इधर तक्षशिला शासक आंबी हो जाएंगे। इन सब को वो अपना धीरे धीरे साम्राज्य बांटकर चला जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। यहाँ इस तरीके से एक जल मार्ग है, जल मार्ग, और यह है स्थल मार्ग। जल मार्ग जब ये वापस जाएगा तो जल मार्ग और स्थल मार्ग 2 मार्गों से यहाँ से सेना जा रही है और यहाँ से भी सेना जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, सिकंदर स्वयं होगा, सिकंदर स्वयं होगा, यहाँ पर सिकंदर नहीं होगा। तो स्थल मार्ग से सिकंदर वापस गया था। अब यहाँ पर जो स्थल मार्ग का जो सेनापति था उसका नाम था क्रेटस। क्या था? क्रेटेरस नाम का एक व्यक्ति है जो सेनापति है। कौन? स्थल से सेना है, स्थल मार्ग। क्रेटेरस स्थल मार्ग से सेना को लेकर के वापस जाता है। इधर निर्याकस है, निर्याकस सेनापति, ये जल मार्ग से सेना को लेकर के वापस जाता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। इधर जब ये वापस जाएगा तो 322 बेबीलोन, 322 नहीं 323 है, 323 बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है टाइफाइड बुखार से। टाइफाइड बुखार से या मियादी बुखार से सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 BC में। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। सिकंदर की यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। कहाँ होता है? बेबीलोन में होती है, टाइफाइड बुखार से होती है, 323 में होती है। और सिकंदर थल मार्ग से वापस जाता है, जहाँ इसका सेनापति या थल मार्ग सेनापति क्रेटस होता है, जल मार्ग का सेनापति निर्याकस होता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अब देखिए, सिकंदर ने विजित प्रदेशों को जो सिकंदर है वो जो विजित प्रदेश हैं उनको फिलिप ये इसके पिता नहीं, दूसरा व्यक्ति है, फिलिप को यहाँ की सूबेदारी नियुक्त करता है, वापस कर देगा। सिकंदर के साथ 3 प्रमुख लोग आए थे जिनका नाम पूछा जाता है। एक थे निर्याकस, 2 आप इनको लिख सकते हैं क्रेटेरस, कहीं कहीं क्रेटर्स भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रेटेरस। और अरिस्टोबुलस का नाम नोट कर देंगे, अरिस्टोबुलस, ये भी सिकंदर के साथ आते हैं, इनके बारे में कभी चर्चा करूंगा पुस्तकों में। फिर अनेसिक्टस, ये व्यक्ति हैं जो वापस आते हैं, जो सिकंदर के साथ भारत आते हैं। इनकी किताबों में चर्चा खूब है, मैं जब पुस्तकें पढ़ाऊंगा तब मैं इन लोगों की चर्चा यहाँ पर करूँगा। अब इसके बाद सिकंदर के बारे में विसेंट चर्चिल हैं। कौन है? विसेंट
स्मिथ, ये कथन पूछा जाता है। सिकंदर के बारे में कहा कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। एक इनका कथन है, सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया। विसेंट स्मिथ ने कहा था सिकंदर के बारे में। आइए मित्रों, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, बस 2 मिनट में इसके हम प्रभाव देख लेते हैं जो कई बार पूछे गए हैं, डिस्क्रिप्टिव में कथन कारण में आ जाते हैं। चलिए देख लेता हूँ सिकंदर। अब देखिए मित्रों, क्या प्रभाव है। व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, जो कि जल और स्थल मार्ग समझे भारत के लोग। व्यापारिक मार्ग की खोज हुई, एक ये पॉइंट है, नोट कर लेंगे। क्रमागत इतिहास लिखा गया। क्रमागत इतिहास लिखने की क्रिया प्रारंभ हुई, लिखना प्रारंभ हुआ, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। नंबर 3 देख लेंगे, नगरीकरण बढ़ा। नगरीकरण बढ़ा, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। नंबर 4 पर बात करेंगे, मुद्रीकरण हुआ। मुद्रीकरण प्रारंभ हो गया, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ पर उलुक शैली में मुद्रा बनी भारत में। उलुक शैली में मुद्रा बनी भारत में, एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। अगला, ज्योतिष प्रारंभ हुआ। ज्योतिष यहाँ भारत में भी प्रारंभ हो गया, जो कि होरा चक्र या काल चक्र लोग बताते थे। अगला पॉइंट नोट कर लेंगे, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह जानकारी मिली। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यह जानकारी मिली। जानकारी भारत को मिली, कौन कौन दिन होते हैं, ये यूनानियों की देन है। इसके बाद मित्रों, ये पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किसको देके चला गया सिकंदर। जो सिंधु का क्षेत्र था, सिंधु का जो क्षेत्र था, ये पूछा जाता है। सिंध के दक्षिण का हिस्सा ये पिथौन को देके चला गया। पिथौन, जो बहुत सारे लोग थे उनको देके गया, कि जो नाम महत्वपूर्ण है जो पूछे गए अभी बता रहा हूँ। सिंधु का क्षेत्र पिथौन को देके चला गया। झेलम और ब्यास का क्षेत्र आंधी को देके चला गया। झेलम प्लस जो ब्यास का क्षेत्र था, ये आंधी को देके चला गया। आंधी, एक पॉइंट पूछा जाता है, झेलम ब्यास। कश्मीर का क्षेत्र अभिसार को मिला। कश्मीर का क्षेत्र अभिसार को मिला, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। बस इतने आपको पढ़ना था मित्रों। ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो उस लिहाज से मैंने जल्दी में जितना महत्वपूर्ण था करवाने का प्रयास किया। यदि आप मेरे वीडियो को ध्यान से समझेंगे और थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ेंगे, तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, और कोई आपको मुझे सलाह देनी हो या हम कैसे और ग्रोथ करें, इसके बारे में यदि आप बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों के आकांक्षी रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों।